सुनो, जल्दी से अल्टीमेट सेट को सब्सक्राइब करो। और हमको 1 मिलियन की फैमिली बना दो। और इस कहानी की शुरुआत होती है बेन 10,000 के हेडक्वार्टर सेक्टर 42 से, जहाँ पर डॉक्टर एनिमो चोरी छुपे घुस जाता है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पे बेन 10,000 और काई आ जाते हैं और बेन 10,000 डॉक्टर एनिमो से कहता है कि उस दरवाजे से दूर रहो। और बेन 10,000 के इतना ही कहने के बाद में डॉक्टर साहब सकपकिया जाता है और बेन 10,000 एंड काई के ऊपर अटैक करने लगता है। पर जैसे ही बेन 10,000 एंड काई डॉक्टर एनिमो को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब तक वो दरवाजा खुल जाता है और डॉक्टर एनिमो वहां से चला जाता है। पर जाते जाते डॉक्टर एनिमो अपने पेट्स को बेन 10,000 एंड काई के लिए छोड़ जाता है उन पे अटैक करने के लिए। उन पेट्स को देख के काई बेन 10,000 से कहती है कि तुम्हारे दुश्मन कितने ज्यादा घिनौने हैं। और तभी बेन 10,000 काई से कहता है किसके दुश्मन अच्छे होते हैं, हमको बस यही बता दो तुम। दूसरी साइड डॉक्टर एनिमो बेन 10,000 के लैब में कोई सेटिंग करता है। बेन 10,000 एंड काई उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं जिस दरवाजे से उस लैब तक पहुंचा जा सके। और तभी काई अपने शॉर्ट का यूज करके उस दरवाजे को चीर देती है। और तभी बेन 10,000 खिसिया के कहता है अगर हम 2 पंच और मारे होते तो अब तक ये खुल जाता। काई कहती है कि मारना ही है तो अब जाके डॉक्टर एनिमो को मार के दिखाओ। बेन 10,000 डॉक्टर एनिमो को मारने के लिए आगे ही बढ़ता है कि तभी डॉक्टर एनिमो कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और कहता है क्रोनोपॉड की मदद से मैं वक्त में पीछे जाकर एआरसी हासिल करूंगा, जिससे मुझे इतना डीएनए मिलेगा कि म्यूटेंट जीवों की पूरी फौज खड़ी कर सकूं। डॉक्टर एनिमो के इतना ही कहने के बाद में काई और बेन 10,000 उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहां से डॉक्टर एनिमो गायब हो जाता है। एंड इसके बाद में बेन गोप से ट्रांसफॉर्म होके अपने डिफॉल्ट फेस बेन में ट्रांसफॉर्म होके काई के पास जाता है। और तभी उस पोर्टल से एक काफी तेज रोशनी निकलती है जहां पे डॉक्टर एनिमो को कोई वापस से ले आता है। और तभी बेन 10,000 स्पैनर को देख के शॉक हो जाता है और काई कहती है कि मैंने तुम्हें अर्जे से नहीं देखा है। और फिर स्पैनर बताता है टीम टेनिसन से कि आजकल मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी चल रहा है। और तभी काई कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सभी प्लम्बर हेडक्वार्टर जा रहे हैं, वहीं पे डॉक्टर एनिमो को भी डिलीवर कर देंगे। और इतना सुनते ही स्पैनर कहता है कि हाँ, हमको पता है कि आज ग्रैंडपा मैक्स का रिटायरमेंट वाला डे है। ये सुनकर टीम टेनिसन थोड़ा शॉक हो जाते हैं और स्पैनर से पूछते हैं कि इसके बारे में तुम्हें कैसे पता बाबू। और तभी स्पैनर टीम टेनिसन से बताता है कि इसकी चर्चाएं तो पूरे एक्स्ट्रा नेट पे हैं, वहीं से मुझे पता चला। और तभी बेन 10,000 कहता है कि ये सब तो ठीक है, पर अगर हमारा बेटा टाइम पे तैयार नहीं हुआ तो इसके लिए हमें लेट हो जाएगी, और अपने बेटे केन को बुलाने लगता है। और तभी काय बेन 10,000 को देख के बताती है कि ये बस तुम्हारी वजह से हुआ, इतना नालायक। और अपने पेरेंट्स के इतना ही कहने के बाद में वहाँ पे केन आ जाता है और कहता है कि मैं ओमनिट्रिक्स को ढूंढ रहा था। एंड इसके बाद काय केन को मना करती है कि अभी भी तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं और तुम ओमनिट्रिक्स को नहीं पहन सकते। केन अपनी मदर से कहता है कि मैं बस इसे इसीलिए पहनना चाहता हूँ क्योंकि आज हमारी फैमिली का फैमिली फंक्शन है। और अगर गलती से किसी एलियन का अटैक वटैक हो गया तो कौन रोकेगा उसे। तभी बेन 10,000 केन से कहता है कि अगर कोई एलियन ऐसा करेगा तो उसका हाल डॉक्टर एनिमो जैसा ही होगा। डॉक्टर एनिमो के पास में स्पैनर को ना देख के बेन फिर से शॉक हो जाता है और तभी काय बताती है कि बताया था ना वो कि आजकल वो बहुत बिजी रहता है तो चला गया होगा। और काय के इतना ही कहने के बाद में टीम टेनिसन विद डॉक्टर एनिमो टेलीपोर्ट हो जाते हैं प्लम्बर बेस में। प्लम्बर हेडक्वार्टर में पहुंचने के बाद में टीम टेनिसन देखते हैं कि वहां पे काफी अच्छे फंक्शन की तैयारी हो रही है और काफी लोग आए हैं। और तभी वहां पे बेन 10,000 का जिगरी यार रुक ब्लैंको आ जाता है और बेन से कहता है कि पहली बार टाइम पे आए हो गुरु। और तभी बेन 10,000 रुक से कहता है कि अब ग्रैंडपा मैक्स की कुर्सी संभालने के लिए तुम बेटा तैयार हो जाओ। तभी रुक बेन 10,000 से कहता है कि ग्रैंडपा मैक्स की तरह उनकी जिम्मेदारियों को निभाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा होगा। और रुक के इतना ही कहते वहां पे ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाओगे। एंड इसके बाद बेन 10,000 ग्रैंडपा मैक्स से कहता है कि मुझे पता है कि इनविटेशन में नो गिफ्ट्स लिखा था, पर मैं खाली हाथ नहीं आ सकता था और मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ। तभी डॉक्टर एनिमो ग्रैंडपा मैक्स से कहता है कि तुम रिटायरमेंट तो ले रहे हो मैक्स, पर मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। और इतना सुनने के बाद में ग्रैंडपा मैक्स डॉक्टर एनिमो से कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारा पिंजरा जैसे था वैसे ही रखा है अभी तक, जाओ अपने पिंजरे में। डॉक्टर एनिमो के अपने सेल में जाने के बाद में वहां पे केविन 11 एंड ग्वेन आ जाते हैं, जहां पर बेन 10,000 अपने पुराने दोस्त से मिलता है और कहता है कि अब तुम्हारे ऊपर भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और रुक की जिम्मेदारी अब तुम संभालोगे। तभी केविन 11 कहता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो सारे कैदियों को कंट्रोल में कौन रखेगा भला। और इसके बाद काई भी ग्वेन से बोल पड़ती है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई करोगी या कुछ फ्यूचर भी प्लान करना है। तभी ग्वेन कहती है कि ये सब मैं तो 1 साल पहले ही कर लेती, पर किसी के पास टाइम ही नहीं रहता। इन्हीं बकैतियों के बीच में केविन 11 कहता है कि तुम लोग बहुत सही टाइम पे आए हो क्योंकि आज यहाँ पे पृथ्वी का प्रेसिडेंट आने वाला है। और तभी हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी का
प्रेसिडेंट कोई और नहीं हमारा अपना आरजेट होता है। और इन्हीं सारी बकैतियों के बीच में प्लम्बर हेडक्वार्टर में एक एलियन जासूस घुस आती है जो कि किसी तरीके की तिजोरी को ढूंढती है। चोरी छुपे जब वो एलियन तिजोरी तक पहुंच जाती है तो हमें पता चलता है कि उसका बॉस कोई और नहीं मेल ट्रुएंट होता है। और तभी मेल ट्रुएंट सब टॉरस से कहता है कि तुम्हें अब बस वेट करना है 37.362 सेकंड्स का। मेल ट्रुएंट की टाइमिंग को सुन के राइनो उससे पूछता है कि मैंने माना तुमने हर एक चीज की तैयारी कर ली है, पर ये प्लम्बर हेडक्वार्टर है और किस चीज का इंतजार करने को अब कह रहे हो तुम। तभी मेल ट्रुएंट कहता है किसी अनहोनी का, किस्मत के बदलने का एक ऐसी हरकत है जिसके बारे में पहले से नहीं सोच सकते, सिवाय अगर कोई टाइम ट्रैवलर हो जो यहाँ पहले आ चुका हो। एंड इसके बाद हमें टीम टेनिसन दिखाई जाती है और बेन 10,000 आरजेट से कहता है कैसे हो मिस्टर प्रेसिडेंट। और तभी आरजेट कहता है कि भले ही मैं पूरी पृथ्वी के सबसे ताकतवर लोगों में से एक हो चुका हूं, पर अभी भी मैं तुम्हारा अपना यार आरजेट हूं ब्रो। और आरजेट के इतना ही कहने के बाद में केविन 11 कहता है कि इसी बात का तो डर है। और तभी केन आरजेट को मिलने के लिए जाता है और उसे हक करता है, जहाँ पे आरजेट केन से पूछता है कि ये सब मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, जहाँ पे रुक बोलता है कि डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी सब लोग रुक की बातों को इग्नोर मारते हैं और काफी ज्यादा डरते हैं। वहीं पे केविन कहता है कि चुप हो जाओ वरना भगवान कसम पकड़ पकड़ के मारेंगे सबको। और इसके बाद ग्रैंडपा मैक्स प्लम्बर हेडक्वार्टर में मौजूद सभी लोगों से कहते हैं कि डरने की बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ सारी चीजों को ठीक करने के लिए। और ग्रैंडपा मैक्स के इतना ही कहने के बाद में वहाँ पे हड़बड़ कम हो जाती है और सभी लोग शांत हो जाते हैं। एंड इसके बाद रुक एंड केविन 11 ग्रैंडपा मैक्स से कहते हैं आपने ये नहीं बताया कि लाइफ सपोर्ट भी बंद हो चुका है। मुझे लगता है हमें ऑक्सीजन खत्म होने वाली बात भी इन लोगों से छुपा के रखनी चाहिए। और इन्हीं सारी कला कांडियों के पीछे मेल ट्रुएंट का बताया हुआ टाइम पूरा हो जाता है और सब टॉरा उस तिजोरी को खोल के वो चीज उठा लेती है जो उसे चाहिए होता है। और वहीं पे दूसरी साइड ग्रैंडपा मैक्स टीम टेनिसन से कहते हैं मैं नीचे पावर कोर में जाकर ब्रेकर्स रीसेट करता हूँ, इससे ग्रेविटी और लाइफ सपोर्ट वापस ऑनलाइन आ जाएंगे। मैं साथ चलता हूँ। नहीं बेन, मैं चाहता हूँ तुम इन सबको शांत रखो और उन्हें धीरे धीरे हैंगर डेक में ले जाओ। जरूरत पड़ी तो इमरजेंसी पॉड्स लॉन्च करने को तैयार। ग्रैंडपा मैक्स के पावर कोर में जाने के बाद में सब टॉरा मेल ट्रुएंट से कहती है कि उसने एनाइलार को तो चोरी कर लिया है, लेकिन स्टार कोर 100% नकली है। और तभी मेल ट्रुएंट कहता है कि ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि मैंने खुद इस प्लम्बर स्टेशन पे स्टार कोर की पावर को महसूस किया था और एक बार वापस से अपने टाइम ट्रैवल पावर की हेल्प से पता कर लेता है कि आखिर में असली वाला स्टार कोर आरजेट के पास में होता है। पर मेल ट्रुएंट अपने पावर से स्टार कोर को स्कैन जब करता है तो उसी वक्त ग्वेन का मैना पावर उसे मेल ट्रुएंट के होने का एहसास दिला देता है। और तभी ग्वेन बेन 10,000 एंड काई से बताती है कि यहाँ पे मेल ट्रुएंट है और वो कोई चीज ढूंढ रहा है। और तभी बेन 10,000 कहता है कि वो जो भी चीज ढूंढ रहा है पर अब उसकी पिटाई मेरे हाथों होनी पक्की है। और इतना ही कहने के बाद में बेन 10,000 एंड काई मेल ट्रुएंट को तोड़ने के लिए चले जाते हैं और ग्वेन उनसे कहती है कि तुम लोग पहुंचो, मैं केविन और रुक को लेके आती हूँ। और तभी दूसरी साइड मेल ट्रुएंट सब टॉरा को ऑर्डर देता है कि तुम मेन फंक्शन के साइड में पहुंचो और मेरे ऑर्डर्स का वेट करो। सब टॉरा मेल ट्रुएंट के ऑर्डर को सुनने के बाद में वहां पे जाने लगती है, पर रास्ते में उसे मैक्स टेनिसन आता हुआ दिखाई देता है। तभी सब टॉरा डॉक्टर एनिमो की केज को खोल देती है और वहां से चुपके से निकल जाती है। और जैसे ही मैक्स टेनिसन आगे बढ़ते हैं उनका सामना डॉक्टर एनिमो से होता है। और मैक्स दादा को देखने के बाद में डॉक्टर एनिमो कहता है कि चलो तुम्हारा रिटायरमेंट आज मैं परमानेंट ही कर देता हूँ। और इतना कहने के बाद में डॉक्टर एनिमो वर्सेस मैक्स दादा की लड़ाई होने लगती है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि बूढ़े होने के बाद भी मैक्स दादा की हड्डियों में बहुत जान बाकी है। और ग्रैंडपा मैक्स डॉक्टर एनिमो को हराने के बाद में वापस उसे उसके पिंजरे में फेंक देते हैं। और इन्हीं सारी कलाकांडियों के बीच में केन प्लम्बर बेस पे मौजूद सारे लोगों की हेल्प करता है हैंगर बेस तक जाने में। लेकिन तभी वहाँ पे राइनो आ जाता है और केन सारे पैसेंजर्स को जल्दी से भगाने लगता है वहाँ से। राइनो की एंट्री मारने के बाद में बिना किसी बकैती की वो केन से पूछता है कि आखिर में स्टार कोर है कहाँ। और केन भी बिना किसी बकैती के राइनो को चिढ़ा देता है और राइनो इससे गुस्सा होकर केन पे हमला करता है। राइनो केन पे हमला कर ही रहा होता है कि तभी ग्रैंडपा मैक्स आर्टिफिशियल ग्रेविटी को ऑन कर देते हैं और राइनो काफी ज्यादा तेजी से गिर जाता है, जहाँ पे केन राइनो से कहता है कि देखो गुरु, तुम चाहे जितना ही ताकतवर हो पर मुझे नहीं हरा पाओगे और मैं तुम्हें किसी को यहाँ पे नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा। और इतना ही कहने के बाद में केन भी वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि टीम टेनिसन प्लम्बर बेस से बाहर आ गई है, जहाँ पे ग्वेन अपनी मैना पावर की हेल्प से वहाँ पे एक शील्ड बना देती है ताकि टीम टेनिसन एयर स्पेस में भी सांस ले सके। और तभी टीम टेनिसन मेलवेंट के 2 वर्जन्स को देखती है, जहाँ पे काई बोलती है कि दो मेलवेंट्स कैसे हो सकते हैं। और तभी मेल ट्रुएंट कहता है ये सिर्फ तुम्हारी आंखों का धोखा है। सच ये है कि मैं एक वक्त में 2 जगह नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैंने तेजी से डाउन शिफ्ट किया तो मैं हर जगह दिखूंगा। मेल ट्रुएंट के इतना ही कहने के बाद में बेन 10,000 कहता है कि ठीक है ना, हम तीनों के लिए 3 मेल ट्रुएंट लड़ने में और भी ज्यादा मजा आएगा। और बेन
जैसे ही कोशिश करता है ट्रांसफॉर्म होने के लिए, उसका ओमनिट्रिक्स उसका साथ नहीं देता है। तभी काय बेन 10,000 से बताती है कि सोलर फ्लेयर की वजह से तुम्हारी ओमनिट्रिक्स काम नहीं कर रही है। और इतना ही सुनने के बाद में बेन 10,000 गुस्सा जाता है और काय से कहता है कि ये भी तो एक घड़ी है और ये तो प्रॉपर वर्क कर रही है, तो ओमनिट्रिक्स क्यों नहीं। और तभी मेल्ट्रोइड टीम टेंशन से कहता है कि मैंने वक्त के उस पल को छोड़ दिया है, इसी वजह से मेरे पास अभी भी पावर है। मेल्ट्रोइड की शान पट्टी को देख के ग्वेन भी कहती है कि पावर मेरे पास भी है और अटैक करना चालू कर देती है। और मेल्ट्रोइड ग्वेन के सारे अटैक से बचता रहता है और ग्वेन से कहता है कि मैं टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ। तो ग्वेन, तुम इतनी बैली कैसे हो सकती हो कि तुम्हें ये नहीं पता कि इसका आइडिया मुझे नहीं होगा। और तभी बेन 10,000 कहता है कि मजा बहुत आने वाला है गुरु, एकदम पुराने दिनों की तरह। और बेन 10,000 के इतना ही कहने के बाद में टीम टेनिसन मिल के अटैक करने लगते हैं मेल्ट्रोइड के ऊपर, जहां पर मेल्ट्रोइड सबके अटैक को टैकल करके टीम टेनिसन को डिफीट कर देता है। जहां पे अगले साइड हमें रुक प्लम्बर स्टेशन में फंसे सारे पैसेंजर्स को एक एक करके सेफली भेजने लगता है, जहां पे केन उसके पास आता है और कहता है कि रुक अंकल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। स्केलेटो स्केल्कन यानी कि वो राइनो वाला एलियन हैंगर में मौजूद है। और इसी के बाद वहाँ पे आर्जिट आ जाता है और वो कहता है कि ये सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि मैं पृथ्वी का प्रेसिडेंट जो ठहरा। आर्जिट अपनी बकैती करता ही रहता है कि तभी वहाँ पे राइनो वाला एलियन आ जाता है और आर्जिट के गले से स्टार कोर को छीन के वहाँ से चला जाता है। और तभी केविन 11 आर्जिट से कहता है कि आखिर में गुरु माजरा क्या चल रहा है, अब सच सच बता दो। और इसके बाद में आर्जिट केविन 11 एंड रुक से बताता है कि मैंने एक गलती कर दी है। स्टार कोर की जगह पे मैंने गलत नेकलेस रख दिया है और स्टार कोर को मैंने चुरा लिया है क्योंकि वो मेरी सुंदरता पे 4 चांद लगा देता था। आर्जिट के इतना ही बताने के बाद में राइनो स्टार कोर को अपने अंदर लगा लेता है और काफी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। और इसके बाद राइनो एक एक करके आर्जेट के सारे सिक्योरिटी रोबोट्स को तोड़ डालता है और ये देखने के बाद में आर्जेट वहां से रफू चक्कर हो जाता है। प्लम्बर हेडक्वार्टर के अंदर ऐसी कलाकांडी मची हुई थी, तो प्लम्बर हेडक्वार्टर के बाहर भी काफी बड़ी कलाकांडी मचने जा रही थी, जहां पर बेन 10,000 एटॉमिक एक्स में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी मेल्ट्रॉइड को नहीं रोक पा रहा था और टीम टेनिसन एक एक करके मेल्ट्रॉइड का शिकार बन जाती है। मेल्ट्रॉइड से टीम टेनिसन काफी बुरी तरीके से तोड़ी जाती है कि तभी वहां पे स्पैनर आ जाता है और बेन 10,000 को चोट लगने से बचा लेता है। स्पैनर के वहां पे आने के बाद में बेन 10,000 स्पैनर से बात करने की कोशिश करता है कि तभी मेल्ट्रॉइड स्पैनर पे अटैक करता है और उस अटैक को बेन 10,000 अपने ऊपर ले लेता है और यहीं पे स्पैनर का राज खुल जाता है और टीम टेनिसन को पता चल जाता है कि स्पैनर और कोई नहीं, उनका बेटा क्वेन है। और तभी केन बेन 10,000 से बताता है कि उसने ऐसा इस वजह से किया क्योंकि वो अपने आप को एक हीरो प्रूफ करना चाहता था। वो अपने पेरेंट्स को ये प्रूफ करना चाहता था कि वो ओमनिट्रिक्स को यूज किए बिना भी एक हीरो बन सकता है और इसमें उसकी हेल्प पैराडॉक्स ने करी। बेन 10,000 केन को माफ कर देता है और केन से हेल्प मांगता है और कहता है कि अब पूरे यूनिवर्स में बस एक ही इंसान है जो हमारी हेल्प कर सकता है। और बेन 10,000 के इतना ही कहने के बाद में केन वहां से गायब हो जाता है। केन के वहां से जाने के बाद में मेल्ट्रॉइड काफी ज्यादा खुश होता है और बेन को ताने मारता है। और तभी एक बार फिर से टीम टेनिसन मेल्ट्रॉइड के ऊपर एक साथ अटैक करने लगती है, पर टीम टेनिसन अपनी सारी कोशिशें करने के बाद में भी नाकामयाब होते हैं। इसके बाद में मेल्ट्रॉइड अपनी बकैती करता ही रहता है कि तभी वहां पे पास से टीनएज का बेन 10 एंड रुक ब्लैंको आ जाते हैं। और बेन 10 आते ही अपनी बकैती मारता है कि बहुत हुआ तुम्हारा, अब तुम्हारा टाइम मैं पूरा करता हूं। और तभी मेल्ट्रॉइड बेन को देख के कहता है कि अरे बाबू, हम तो तुमको देख के डर ही गए। मेल्ट्रॉइड के इतना ही कहने के बाद में वहां पे राइनो वाला एलियन आ जाता है और उसके बाद में मेल्ट्रॉइड राइनो से स्टार कोर को छीनने के बाद में अपने एनालार्ग में सेट कर लेता है। और एनालार्ग की पावर को पाने के बाद में मेल्ट्रॉइड बेन 10,000 काय एंड ग्वेन को टाइम रे से फ्रीज कर देता है। और वहीं पे दूसरी साइड बेन वैम्पायर में चेंज होने के बाद में मेल्ट्रॉइड के आर्मी से लड़ने की कोशिश करता है। बेन 10 मेल्ट्रॉइड के आर्मी को रोक ही देता है कि तभी मेल्ट्रॉइड केन यानी कि स्पैनर को अपने हाथों में पकड़ लेता है और बेन को हथियार डालने को कहता है। केन बेन से मना करता है कि ऐसा कुछ मत करना, लेकिन तभी मेल्ट्रॉइड केन को भी फ्रीज कर देता है टाइम रे से। और ये देखने के बाद में बेन 10 मेल्ट्रॉइड से पूछता है कि आखिर में तुम चाहते क्या हो। तभी मेल्ट्रॉइड बोलता है कि कुछ खास नहीं, थोड़ा सा टाइम चाहता हूं मैं। और मेल्ट्रॉइड के इतना ही कहने के बाद में वहां पे एक पोर्टल खुलता है जिससे इयॉन आता है। और मेल्ट्रॉइड
इयॉन से कहता है कि तुम्हारी टाइमिंग हमेशा से परफेक्ट रही है, पर एक बार फिर से तुम अपने डायमेंशन में जाओगे। तभी इयॉन मेल्ट्रॉयड से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बीच सौदा हुआ था। और तभी मेल्ट्रॉयड इयॉन से कहता है कि गुरु, कुछ सौदे बने ही होते हैं तोड़ने के लिए। और इतना ही कहने के बाद में मेल्ट्रॉयड इयॉन को उसके डायमेंशन में भेज देता है। और इतना करने के बाद में मेल्ट्रॉयड बेन 10 और रुक से कहता है कि काश मैं कह पाता कि मैं तुम सबको मिस करूंगा, पर गुरु एक बार मेरा काम पूरा हो गया ना तो तुम सब बचोगे ही नहीं मिस करने के लिए। और इतना ही कहने के बाद में मेल्ट्रॉयड एक पोर्टल खोल के वहां से चला जाता है। मेल्ट्रॉयड के पोर्टल से जाने के बाद में जहाँ पे टीम टेनिसन और स्पैनर एक बार वापस से ठीक हो जाते हैं, जहाँ पर टेनिसन जी का लौंडा रुक से मेल्ट्रॉयड का पीछा करने को कहता है और अपने स्पेसशिप तक पहुँच जाता है। उसी टाइम पे वहाँ पे प्रोफेसर पैराडॉक्स आ जाते हैं और बेन से कहते हैं कि तुम्हें मेल्ट्रॉयड को जल्दी ही पकड़ना पड़ेगा। और इतना ही कहने के बाद में प्रोफेसर पैराडॉक्स ना जाने कहां से एक टाइम बीस्ट के अंडे को ले आते हैं और उसे बेन की स्पेसशिप में लगा देते हैं। और बहुत ही साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर तुम मेल्ट्रॉयड को पकड़ पाए टाइम स्ट्रीम में तब तो ठीक है, वरना ये टाइम बीस्ट का अंडा तुम्हें किसके डायमेंशन और किस किस जगह पे ले जाएगा इसका अंदाजा तो मुझे खुद भी नहीं है। और बेन के जाते जाते प्रोफेसर पैराडॉक्स बेन से कहते हैं कि फेल मत होना। वहीं पे बेन कहता है कि हम फेल नहीं होंगे। और इतना ही कहने के बाद में वहाँ से बेन और रुक कट लेते हैं। टाइम स्ट्रीम में घुसने के बाद में बेन और रुक मेल्ट्रॉयड का पीछा करते हैं, जहाँ पे मेल्ट्रॉयड अपने स्पेसशिप से बेन के ऊपर मिसाइल फायर करता है। बेन मेल्ट्रॉयड के उस अटैक से तो बच जाता है। उसके बाद में बेन अपने स्पेसशिप से मेल्ट्रॉयड के टाइम बीस्ट के ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से मेल्ट्रॉयड का टाइम बीस्ट और बेन दोनों ही उस टाइम स्ट्रीम से बाहर निकल जाते हैं। टाइम स्ट्रीम से बाहर निकलते ही बेन और रुक की स्पेसशिप क्रैश हो जाती है, जहाँ पे बेन कहता है इससे बुरा भी हो सकता था पर शुक्र है कि हुआ नहीं। तभी ओमनिट्रिक्स पे चिपका हुआ चिपचिपा पदार्थ कहता है कि हम लोग अपने रास्ते से भटक चुके हैं, पूरी तरीके से खो गए हैं और तुमको लगता है कि अभी सब कुछ ठीक हो रहा है। तभी बेन कहता है कि देखो गुरु, खोए बस हम नहीं हैं, खोया मेल्ट्रॉयड भी है और इसके अलावा मिशन की जिम्मेदारी मेरी है, तो मेरे तरीके से मुझे काम करने दो। बेन अगला अपना कुछ शब्द कहता कि उससे पहले वहाँ पे कोई आ जाता है, जिसे देख के टीम टेनिसन और सबसे ज्यादा बेन शॉक में चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो आता है वो होता है जॉर्ज वॉशिंगटन। और तभी वॉशिंगटन भाई साहब कहते हैं कि देखो गुरु, तुम मुझे भले जानते हो पर मैं ना तुम्हें जानता हूँ ना ही तुम्हारे पाले हुए जानवर को। तभी ओमनिट्रिक्स पे चिपका हुआ पदार्थ भी बोलता है, देखो हम भी तुम्हें नहीं जानते हैं तो ज्यादा आइकड़ी मत दिखाओ हमसे। और उस चीज को बोलते हुए देख के जॉर्ज वॉशिंगटन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जहाँ पे रुक बताता है कि ये बेन है और मैं रुक हूँ, मैं कोई जानवर नहीं हूँ, मैं एक दूर प्लेनेट से आया हूँ। और तभी जॉर्ज बोलते हैं कि तुम्हारी स्पेसशिप देख के मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा हो रहा है। तभी बेन बताता है कि हम लोग अर्थ से ही हैं पर हम फ्यूचर से आए हैं। और इतना ही कहने के बाद में बेन जॉर्ज से जिद करने लगता है स्माइल करने के लिए, जहाँ पे जॉर्ज को समझ नहीं आता है कि ये लौंडा आखिर में मुझसे करवाना क्या चाहता है, पर आखिरी में जॉर्ज वॉशिंगटन एक स्माइल दे ही देते हैं। और जॉर्ज के हंसने के बाद में बेन बताता है कि आज तक उसे ये लगता था कि जॉर्ज के दांत लकड़ी के हैं। और तभी जॉर्ज कहता है कि पहली बात, हमारे दांत लकड़ी के नाए हैं, और दूसरी बात कि अगर तुम लोग बोलते हो कि तुम लोग फ्यूचर से आए हो तो आखिर में यहाँ क्या कर रहे हो। टीम टेनिसन और जॉर्ज की बकैती चलती ही रहती है कि तभी हमें मेल्ट्रॉयड दिखाया जाता है और हमें देखने को मिलता है कि मेल्ट्रॉयड और मेल्ट्रॉयड का शिप दोनों ही बहुत बुरी तरीके से टूटे पड़े हैं। और तभी मेल्ट्रॉयड अपना एक प्रोजेक्टर ऑन करता है, जहाँ पे उसे ये पता चलता है कि वो 1775 में आ चुका है और उसे जहाँ पे जाना है वो अभी भी बहुत दूर है। और इसके बाद में मेल्ट्रॉयड अपने स्पेसशिप की ओर जाने लगता है, जहाँ पे वो कहता है कि मैं बेन का ऐसा हाल करूंगा कि उसे अपने पैदा होने पे अफसोस होगा। और मेल्ट्रॉयड इतना ही कहने के बाद में अपने प्रोजेक्टर से किसी तरीके के कोऑर्डिनेट को सेट कर देता है, जहाँ पे एक बार हमें फिर से टीम टेनिसन और जॉर्ज दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जॉर्ज बेन से कहता है कि मैं तुम्हारे टाइम वॉर के बारे में पूरा तसल्ली से सुनता, पर मुझे ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं एक मरे हुए जैसे हमारे साथी को ढूंढना है। तभी बेन कहता है, अरे ओ जॉर्ज भैया, वो मरे हुए इंसान नहीं, उन्हें जॉम्बीज कहते हैं। और तभी जॉर्ज कहते हैं कि तुम्हारे देश में ये बोलते होंगे, पर मेरा काम इतना ही है कि उन जैसे लोगों से मेरे देश को बचाना और उन चीजों से हमारे लोगों को बचाना जो चीजें रात में काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। और जॉर्ज की ये बातें सुन के रुक कहता है कि ये तो प्लम्बर जैसा ही लगता है। और तभी जॉर्ज रुक से बोलते हैं कि हमारे यहाँ हमारे जैसे लोगों को प्लम्बियर्स कहते हैं, पर जॉर्ज रुक से कोई और बकैती मार पाते कि तभी वहाँ पे वो जॉम्बी आ जाता है। तभी स्नग्स बेन से कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए और बेन कहता है कि नहीं, हमें जॉम्बी देखना है। तभी रुक कहता है कि अबे तुमने जॉम्बी देखा तो है, एक बार हम भी तो जॉम्बी बन गए थे। तभी बेन कहता है कि हम सभी ने जॉम्बी तो काफी बार देखा होगा, पर
रेड कलर के सूट में कभी नहीं देखा होगा। तभी सब लोग उस जॉम्बी को निहारने लगते हैं। और इसके बाद में जॉर्ज उस जॉम्बी के ऊपर में अटैक कर देते हैं, जहाँ पे बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है घोस्ट फ्रीक में। घोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म होने के बाद में बेन उस जॉम्बी के माइंड पे कंट्रोल करना चाहता है और उसके अंदर में घुस जाता है, जहाँ पे बेन को पता चलता है कि इसको कंट्रोल करने के लिए इसके पास तो दिमाग ही नहीं है। और जब बेन उस जॉम्बी को नहीं रोक पाता है तो वो मदद मांगता है, जहाँ पे जॉर्ज किसी तरीके की जड़ी बूटी उसके मुंह पे फेंक देते हैं और वो जॉम्बी वापस से पहले जैसे इंसान बन जाता है। उस जॉम्बी के ठीक हो जाने के बाद में जॉर्ज उससे सारी बातें बताते हैं कि उसके ऊपर श्राप लग गया था, पर अभी वो ठीक है, वो घर जा सकता है। पर तभी वो इंसान बेन के घोस्ट फ्रीक के रूप को देख के काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और उस सिपाही को भागते हुए देख के बेन जॉर्ज से कहता है कि आपने उसे बंदी क्यों नहीं बनाया, जहाँ पे जॉर्ज कहता है कि वो एक राजा का सिपाही है तो हम उसे बंदी कैसे बना सकते हैं। और तभी बेन जॉर्ज से कहता है कि राजा एक बुरा इंसान है। तभी रुक बताता है कि हमको लगता है हम 70s के अर्लियर में हैं, जहाँ पे अभी जंग नहीं शुरू हुई है। और तभी वहाँ पे एक स्पेसशिप आ जाती है, जिसे देख के बेन कहता है गुरु अब ये क्या है। और तभी ब्लॉन्को जी का लौंडा बताता है कि प्लम्बर के हिस्ट्री में लिखा गया है कि 73 में एक एलियन शिप आया था यहाँ पे। और स्पेसशिप के ठहर ही जाने के बाद में रुक, बेन एंड जॉर्ज उस स्पेसशिप के करीब जाने लगते हैं, जहाँ पे दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि उस स्पेसशिप से एक एलियन बाहर आता है, जो एलियन और कोई नहीं विलगैक्स होता है। और विलगैक्स स्पेसशिप से निकलने के बाद बताता है कि उसे एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिला था, तो किसे मदद चाहिए मुंह फाड़ो जल्दी से। और तभी मेल्ट्रॉइड विलगैक्स के पास जाता है और कहता है कि विल्गी भाई तुम्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तभी विलगैक्स एक क्रोनोसिपियन को देख के कहता है कि देखो गुरु, तुम मुझे भले जानते होगे पर मैं तुम्हें नहीं जानता। और इसके बाद में मेल्ट्रॉइड कहता है कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। तभी विलगैक्स कहता है कि ज्यादा चाशनी मत चटाओ, हमको ये बताओ कि तुम्हें मदद क्या चाहिए। और तभी मेल्ट्रॉइड विलगैक्स को अपनी स्पेसशिप दिखाता है और उससे मदद मांगता है। तभी विलगैक्स कहता है कि गुरु देखो, हम ठीक तो कर सकते हैं, पर इसके बदले में हमको क्या मिलेगा जो मैं तुम्हारी मदद करूं। और तभी मेल्ट्रॉइड विलगैक्स को एक क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब निकाल के दे देता है और उसे देख के विलगैक्स वैसे ही जीभ निकालता है जैसे कुत्ता हड्डी को देखकर। और दूसरी साइड बेन स्पेसशिप की तरफ पैदल जाते जाते बहुत थक जाता है और जॉर्ज से कहता है कि काश हम पैदल ना चल रहे होते। और तभी जॉर्ज कहता है कि हमारे घोड़े चना खा के सो रहे हैं, इसी वजह से उन्हें रात में आराम करने दो और थोड़ा सा पैदल चलने का कष्ट भी उठा लिया करो। तभी स्नग्ड बोल पड़ता है कि गुरु यहाँ तक तो पैदल आ गए, पर जो पीछे स्पेसशिप छोड़ के आए हो उसे कौन लेके आएगा। और तभी बेन रुक से कहता है कि तुम जाके स्पेसशिप को ले आओ हमारी, तब तक मैं और जॉर्ज उस एलियन स्पेसशिप तक जाते हैं। और इसके बाद में बेन एंड जॉर्ज उस एलियन स्पेसशिप के करीब पहुंच जाते हैं, जहां पे बेन देखता है कि उस एलियन स्पेसशिप से विलगैक्स उतरा है और वो मेल्ट्रॉइड की मदद कर रहा है। और इतना देखने के बाद में बेन जॉर्ज से कहता है कि ये दोनों मेरे कट्टर दुश्मन हैं, तो थोड़ा बच के रहना। पर बेन की पूरी बात सुने बिना ही जॉर्ज कूद पड़ते हैं विलगैक्स के सिपाहियों से लड़ने के लिए। और दूसरी साइड में बेन विलगैक्स से अपना चेहरा छुपा के ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक्सेलरेट में। पहले तो बेन विलगैक्स की काफी गंदी पिटाई करता है, पर तभी उसके ओमनिट्रिक्स में बीप बजने लगता है और विलगैक्स बेन के भटके हुए ध्यान का फायदा उठा के बेन को एक जोरदार पंच मारता है और बेन काफी दूर जाके गिरता है। और तभी बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है मोल स्ट्रैच में और विलगैक्स बेन को ट्रांसफॉर्म होते हुए देख लेता है। और तभी बेन स्कार्ड से कहता है कि एकदम राउडी राठौड़ की मूंछों की तरह मोल स्ट्रैच की मूंछों को भी ताव दे दो तो। और स्कर्ड एक फ्यूजन तैयार करता है मोल स्ट्रैच और हीट ब्लास्ट का। मोल स्ट्रैच एंड हीट ब्लास्ट के फ्यूजन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद में बेन विलगैक्स की काफी बुरी तरीके से पिटाई करता है, जहां पे दूसरी साइड जॉर्ज मेल्ट्रॉइड को मारने के लिए फायर करते हैं, पर मेल्ट्रॉइड अपने टाइम पावर की हेल्प से उनकी गोलियों की स्पीड को कम कर देता है। पर तभी वहाँ पे दूसरे साइड में रुक अपने स्पेसशिप को ले आता है और मेल्ट्रॉइड के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। मेल्ट्रॉइड भी कच्चा खिलाड़ी नहीं होता है, वो रुक के वार से बच के वहाँ से कट लेता है। मेल्ट्रॉइड तो कट लेता है, पर वहाँ विलगैक्स की बहुत बुरी हालत करता है बेन, और जॉर्ज विलगैक्स के स्पेसशिप को बुरी तरीके से तबाह कर देते हैं। और विलगैक्स जाते जाते कहता है कि अपने मर्जी से ट्रांसफॉर्म होने वाली गैजेट पे बस मेरा हक है और मैं इसे जल्दी ही छीन के रहूंगा। विलगैक्स को बुरी तरीके से हराने के बाद में टीम टेनिसन वहाँ से जाने लगती है मेल्ट्रॉइड का पीछा करने, जहाँ पर बेन जॉर्ज को सजेशन देता है कि आप सब अपना नाम प्लूमनी से हटा के प्लम्बर्स रख दो, ज्यादा चलेगा। और इतना ही कहने के बाद में वहाँ से कट लेता है। और एक बार फिर से मेल्ट्रॉइड एंड टीम टेनिसन टाइम स्लैप में आ जाते हैं, जहाँ पे मेल्ट्रॉइड एक पोर्टल के
अंदर में घुस जाता है और उसका पीछा करते करते टीम टेनिसन भी उस पोर्टल में चली जाती है। उस पोर्टल में जाने के बाद में टीम टेनिसन की स्पेसशिप काफी बुरी तरीके से डैमेज होने लगती है और वो उलट पुलट हो जाती है। और इन सारी कलाकांडियों के हो जाने के बाद में जब टीम टेनिसन की स्पेसशिप स्थिर हो जाती है तो वो देखते हैं एक क्वांटम मेलिया शिप और उसे देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में बेन एंड रोक उस क्वांटम एलिया शिप के अंदर में चले जाते हैं, जहाँ पर टीम टेनिसन मेल्ट्रॉयड को ढूंढते ढूंढते क्वांटम मेलियन की स्पीसीज से मिलती और है। क्वांटम एलिया की स्पीसीज बेन को मिस्टर स्मूदी जैसे दिखते हैं तो रुक को उसके डैड जैसे। और तभी बेन रुक से कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और तभी क्वांटम एलियन का लीडर बोलता है, गुरु लोग तुम दोनों जो भी देख रहे हो वो चीजें सही हैं। हम क्वांटम एलिया हैं और हमारा 5th डायमेंशन फॉर्म तुम सबको नहीं दिख पाएगा। अब क्योंकि हम 5th डायमेंशन में हैं, इसी वजह से हमारा रूप तुम्हें तुम्हारे दिल के सबसे करीब जो भी चीज है उसी की तरह दिखाई देगा। और तभी दूसरा क्वांटम एलियन कहता है कि हमारे दूसरे मेहमान से तुमको कोई मतलब है। और तभी बेन कहता है कि वो मेहमान नहीं हैवान है। और फिर रुक क्वांटम एलियन से कहता है कि आप लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं। तभी क्वांटम एलिया कहता है वो कर ही क्या सकता है, वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना कि तुम। और तभी बेन पूछता है क्वांटम एलियन से कि आखिर में कौन से एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो चच्चा। तभी क्वांटम एलिया बताता है कि वो लोग एक नए यूनिवर्स को बनाने वाले हैं और उसका काउंटडाउन भी चालू हो चुका और है। इतना ही सुनने के बाद में रुक बेन से बताता है कि क्वांटम एलिया जब भी एक नया यूनिवर्स क्रिएट करते हैं तो पिछले वाले को बर्बाद कर देते हैं। तो गुरु इतनी बात मान लो मेरी कि अगर इस डायमेंशन में कोई और यूनिवर्स है तो एनआई लार्ग उसे बर्बाद कर देगा। तभी बेन कहता है कि ये सब तो ठीक है, पर अगर इस यूनिवर्स में कोई दूसरा यूनिवर्स ना हुआ तो एनआई लार्ग की यूज से एक नया यूनिवर्स बन जाएगा। एनआई लार्ग और उसकी कलाकांडियों के बारे में सुन के क्वांटम एलिया बेन से पूछता है कि आखिर में तुम्हें एनआई लार्ग के बारे में कहां से पता चला। और तभी बेन क्वांटम एलिया से बताता है कि मेल्ट्रॉयड के पास में एक एनआई लार्ग है जिसकी हेल्प से वो पूरे यूनिवर्स को बर्बाद करना चाहता और है। इतना ही सुनने के बाद में क्वांटम एलिया टीम टेनिसन को टेलीपोर्ट करके लेके चला जाता है मेल्ट्रॉयड के पास में, जहाँ पर मेल्ट्रॉयड कहता है कि सरकार आने में थोड़ा सा देर कर दिए, हमने तो एनआई लार्ग को एक्टिवेट कर दिया है। और मेल्ट्रॉयड को क्वांटम एलिया अपनी स्पीसीज जैसा दिखाई देता है और इसीलिए मेल्ट्रॉयड उनसे कहता है कि आओ साथ में जश्न मनाया जाए। और तभी बेन क्वांटम एलियन से कहता है कि बैठे ही रहोगे या कुछ करोगे भी, जाओ उसे रोको। और तभी क्वांटम एलिया बेन से बताता है कि वो एक्स्ट्रा डायमेंशनल फील्ड हमें आगे आने वाले सोर्स और पावर से बचाता है और इसको तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है, तो तुम भी कोशिश मत करना। ये सुन के बेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रुक से कहता है कि तुम जाके मेल्ट्रॉयड का ध्यान भटकाओ और मैं इस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। रुक बेन के ऑर्डर को फॉलो करते हुए मेल्ट्रॉयड के ऊपर धावा बोल देता है। अब क्योंकि मेल्ट्रॉयड क्वांटम एलियन की शिप में था, इसी वजह से उसके पावर जाम हो गए थे और वो अपने पावर का यूज नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से रुक मेल्ट्रॉयड के ऊपर काफी ज्यादा हैवी होता है और काफी ज्यादा कूदता है मेल्ट्रॉयड को। दूसरी साइड में बेन काफी ज्यादा परेशान होता है कि वो आखिर में एक्स्ट्रा डायमेंशनल फील्ड को तोड़ेगा कैसे और किस एलियन की पावर्स उतनी ज्यादा हैवी पड़ेंगी उसको तोड़ने के लिए। तभी स्कर्ट बेन से कहता है कि बेटा अब बारी हमारी है, एलियन मुझे चुनने दो। तभी बेन बोलता है इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, पर स्कर्ट बेन की बात ना सुनते हुए बेन को ट्रांसफॉर्म कर देता है क्रोमा स्टोन में। क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद में बेन काफी ज्यादा ट्राई करता है उस एक्स्ट्रा डायमेंशनल फील्ड को तोड़ने के लिए, पर उसमें नाकामयाब होता है और कहता है कि इसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन ही है। तभी स्कर्ट कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास एक सेलेस्टियल सेपियंस का डीएनए भी है। और इतना ही कहने के बाद में स्कर्ट क्रोमा स्टोन के हैंड को ट्रांसफॉर्म कर देता है एलियन एक्स के हाथों में। स्कर्ट एक फ्यूजन बनाता है जिसमें एलियन एक्स और क्रोमा स्टोन की पावर होती है और एलियन एक्स की पावर पाने के बाद बेन में उस एक्स्ट्रा डायमेंशनल शील्ड को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और उस शील्ड को टूटते हुए देख के मेल्ट्रॉयड एंड क्वांटम एलिया शॉक हो जाते हैं। जहां पर रुक मेल्ट्रॉयड से मार खा रहा होता है, पर बेन से कहता है कि हम दोनों मिलके मेल्ट्रॉयड को हरा सकते हैं। पर बेन जैसे ही उस एनाइलार को पकड़ने की कोशिश करता है वो एनाइलार्ग अपने आप नीचे गिर जाता है और बेन उस एनाइलार को फटने से रोकने के लिए कूद पड़ता है। तभी स्कर्ट बेन से माफी मांगता है कि उसने बेन को काफी ज्यादा परेशान किया और बेन भी कि उसने अपने मन में स्कर्ट को एक ग्रीन गुब्बारा सोचा। और इसी बदकही के बीच में एनाइलार्ग फट जाता है और धीरे धीरे सारी चीजों को तबाह करने लगता है। क्वांटम एलिया के शिप से मेल्ट्रॉयड ये देख के काफी ज्यादा खुश होता है कि उसका करोड़ों सालों का प्लान आखिर में कामयाब हो ही गया। और तभी मेल्ट्रॉयड देखता है कि एनाइलार का डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है और वो क्वांटम एलियन से कहता है कि तुम लोगों को इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और तभी क्वांटम एलियन कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस देख रहे हैं तो चुपचाप देखने
होने दो। और तभी हमें पता चलता है कि एनाइलार के डिस्ट्रैक्शन को बेन अपने सारे एलियंस में ट्रांसफॉर्म होके उसकी एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है और सारे एलियंस में एक के बाद एक ट्रांसफॉर्म होके लास्ट में एनर्जी वाला एलियन को चूज करता है और एनाइलार के पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और आखिर में बेन एनाइलार की पावर का यूज करके मेल्ट्रॉइड को पूरी तरीके से तबाह कर देता है और एनर्जी एलियन से ट्रांसफॉर्म होके वापस से बेन के डिफॉल्ट रूप में आ जाता है और एनाइलार को तोड़ देता है। और एनाइलार को तोड़ने के बाद में बेन रुक के पास में जाता है और रुक से बताता है कि मुझे पता था कि कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि ओमनिट्रिक्स के अंदर में एक ऐसा फीचर है जो जब भी बेन को सबसे ज्यादा जरूरत होती है या बेन की जान खतरे में होती है तब वो एक्टिवेट हो जाता है। और ओमनिट्रिक्स उसे हमेशा वही एलियन देता है जिस एलियन की बेन को उस टाइम पे जरूरत हो। और तभी वहाँ पे प्रोफेसर पैराडॉक्स आ जाते हैं और बेन मेल्ट्रॉइड के टुकड़ों को उन्हें उठा के दे देता है। और प्रोफेसर पैराडॉक्स कहते हैं कि मैं मेल्ट्रॉइड के टुकड़ों को यूनिवर्स के हर एक कोने में छींट दूंगा ताकि मेल्ट्रॉइड वापस से टाइम डायमेंशन में ना आ पाए। और इसके बाद में बेन एंड रुक अर्थ पे वापस आ जाते हैं और स्मूदी पीते हैं, जहाँ पे बेन बताता है कि ये काफी ज्यादा बोरिंग है। और तभी रुक कहता है कि हाँ यार, अब तो यहाँ पे जुल्म भी नहीं होता कि हम लोग उसे रोकेंगे। तभी बेन ग्वेन को कॉल करता है और कहता है कि चलो रोड ट्रिप पे चला जाए। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है।